नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। केंद्र सरकार 1 से 30 नवंबर तक पेंशन भोगियों के लिए देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगी। इसमें देश भर के 2000 जिलों और उप मंडल मुख्यालयों को शामिल किया जाएगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग का ये ऐसा चौथा अभियान है। पेंशनर्स को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने 1,80,000 पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के जरिए सभी जिलों में डीएलसी कैंप्स का आयोजन करेगा। इसमें सभी श्रेणी के पेंशनर्स को उनके घर तक डीएलसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पेंशनभोगी इस सुविधा के बारे में ज्यादा जानकारी ippbonline.com से हासिल कर सकते हैं। पिछले साल बीएलसी के तीसरे अभियान के दौरान देश के 800 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज में आयोजित 1900 शिविरों में रिकॉर्ड 1,62,00,000 डीएलसी तैयार किए गए। इनमें फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक के जरिए 50 लाख से ज्यादा डीएलसी बनाई गई। सेबी ने अंदरूनी व्यापार के एक मामले में सख्त कदम उठाते हुए भारतीय एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयर्स में हेराफेरी करने वाली कई इकाइयों के खिलाफ इंटरिम ऑर्डर जारी किया है। आदेश के तहत कुल 173.14 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को जब्त करने का निर्देश दिया गया। सेबी ने कहा कि सभी नोटिस प्राप्त इकाइयों को अपने नाम से एफडी खाते खोलकर इस राशि को जमा करना होगा। रेगुलेटर्स की जांच में खुलासा हुआ कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के एक अहम आदेश से पहले आईईएक्स के शेयर्स में संदिग्ध सौदे किए गए थे। सेबी के अनुसार 23 जुलाई 2025 को सीईआरसी ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेशंस 2021 के तहत मार्केट कपलिंग लागू करने के निर्देश जारी किए थे। ये कदम आईईएक्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला माना जा रहा था। सेबी ने बताया कि आदेश से पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम में असामान्य बढ़ोतरी और इसके बाद तेज गिरावट ने इनसाइड ट्रेडिंग की आशंका को मजबूत किया। इन व्यापारों से 173 करोड़ रुपए का अवैध लाभ लोगों ने अर्जित किया। इस खुलासे के बाद सेबी ने 8 यूनिट्स के खिलाफ इंटरिम ऑर्डर जारी करते हुए इस अवैध कमाई को जब्त करने का निर्देश दिया। साथ ही इन इकाइयों को सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी तरह के लेन देन से भी रोक दिया गया है जब तक कि ये पूरी राशि जब्त न कर ली जाए। जोमेटो और ब्लिंकिट की मालिक इटर्नल को सितंबर के क्वार्टर में 65 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। एक साल पहले इसी दौरान कंपनी को 176 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। कंपनी ने कहा कि परिणाम पिछले साल की समान तिमाही के साथ तुलना के योग्य नहीं है, क्योंकि अगस्त में आर्बजन टेक्नोलॉजी और वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण किया गया है और इसका कुल ऑपरेशनल रेवेन्यू 13,590 करोड़ रुपए रहा। सितंबर के महीने में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट में 4% की बढ़ोतरी हुई। ये अगस्त के 28,265 करोड़ से बढ़कर 29,361 करोड़ रुपए हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट किसी महीने में 29,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। यानी लोग छोटे छोटे निवेश के जरिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ जैसी अन्य स्कीम्स में जबरदस्त उछाल देखा गया। सितंबर में इनमें 19,056 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो अगस्त के 11,436 करोड़ रुपए से 67% अधिक है। गोल्ड ईटीएफ ने सबसे ज्यादा 8,363 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश लगातार दूसरे महीने कम हुआ है। सितंबर में इन फंड्स में 30,422 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो अगस्त से 9% कम है। सितंबर में मिड कैप फंड्स में सबसे ज्यादा 5,085 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जबकि स्मॉल कैप फंड्स में ये निवेश 4,362 करोड़ रुपए था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर में 16.8% की वृद्धि की। लोन का आकार 2.54 लाख करोड़ रुपए हो गया और जमा राशियां 2.76 लाख करोड़ रुपए से 12%
बढ़कर 3.09 लाख करोड़ रुपए हो गई। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच सरकारी बैंकों की स्थिति मजबूत बनी हुई है। जुलाई से सितंबर के बीच सरकारी बैंकों के बाजार पूंजीकरण में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ इसी दौरान प्राइवेट बैंक्स की पूंजी में गिरावट दर्ज की गई। S&P ग्लोबल के मुताबिक HDFC बैंक की पूंजी 4.8% घट गई। ICICI बैंक की पूंजी में भी 6.7% की गिरावट आई। दूसरी प्राइवेट बैंकों जैसे कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक की पूंजी में भी गिरावट हो रही है। इंडसइंड बैंक का बाजार पूंजीकरण सबसे ज्यादा 15.7% घट गया है। शीर्ष 7 बैंकों ने शेयर बाजार में बाजार पूंजीकरण रैंकिंग बरकरार रखी है। SBI का बाजार इस दौरान 10% बढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा का 3.9 और पंजाब नेशनल बैंक की पूंजी 2.1% बढ़ गई। RBI एक ऐसा सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर EMI नहीं चुकाएगा तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज रिमोट से ही बंद की जा सकेंगी। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे ऋण की वसूली को आसान बनाना है। RBI ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इस संबंध में चर्चा की है। ऐसे में अगर नया सिस्टम लागू होता है तो ये इस कर्ज को सुरक्षित लोन की कैटेगरी में ले आएगा। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल और महानगरों और बड़े शहरों में ATM चलाने की बढ़ती लागत के चलते बैंक अब अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में ATM का उपयोग घट रहा है और इसका मेंटेनेंस महंगा हो गया है। ऐसे में बैंक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ATM लगाने पर जोर दे रहे हैं। बैंक ऑफिसर्स का कहना है कि शहरी ATM से इनकम लागत के मुकाबले कम है। मुंबई जैसे शहर में ATM की मंथली मेंटेनेंस का खर्च 1 लाख रुपए तक आता है। इसके अलावा मुफ्त निकासी की सीमा, इंटरचेंज फीस पर पाबंदी जैसे कदमों ने भी बैंकों का मार्जिन घटा दिया है। फिलहाल देश में 1 लाख लोगों पर 15 ATM है। इनमें 80% शहरी क्षेत्रों में है जबकि 67% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक देश में ATM की संख्या 2022-23 में 2,16,000 थी, जो 2024-25 में घटकर 2,11,000 रह गई है, जबकि बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर 1,42,000 हो गई है। जापान जाने वाले इंडियन जल्दी ही वहां यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एंटिटी डेटा जापान से एक MOU पर हस्ताक्षर किए। एंटिटी डेटा जापान भुगतान इकोसिस्टम में की एक अग्रणी कंपनी है और जापान के सबसे बड़े कार्ड भुगतान प्रोसेसिंग नेटवर्क का ऑपरेशन करती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.